अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज आ रही है? कोई बच्चा हैंड रेज करके बता दें। जी फसीर रहमान, आवाज क्लियर है बेटा? जी सर, आवाज क्लियर है। ओके सर, जिशान अभी आ रहे हैं, वो आपकी क्लास करेंगे। लास्ट टॉपिक है एक डिस्कस करने वाला छोटा सा, वो सर करेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि सैटरडे वाले दिन जुलाई 3 को नई आई कैप के आई है एग्जामिनेशन गाइडलाइन, उस हवाले से कुछ चीजें और मजीद रिमूव हुई है आपके सिलेबस से, ठीक है? वो उसको हाईलाइट कर देते हैं दोबारा। हमने एडिट करके स्लाइड्स आपको दोबारा शेयर तो कर दी है, लेकिन फिर भी जो ओल्ड स्लाइड शेयर थी जहां से हमने पढ़ा था, उस स्लाइड्स को ओपन करके मैं रिमूव करवा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीज अब हमने नहीं करनी, ठीक है? मैं ये ऑलरेडी बेटा ये जो स्लाइड है इसमें नो चेंज है, आपको एज इट इज ही आपने इसको बेटा करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। इसमें भी नो चेंज, ये भी आपने करनी है। इसमें भी नो चेंज, इस एज इट इज है इसमें बेटा। ये भी स्लाइड है, ये भी स्लाइड ओके है, मतलब इसके अंदर कोई आई कैप ने चेंज नहीं किया हो। ये जो स्लाइड है एक्सेप्टर फॉर ओनर, जो ये टॉपिक है, ये पूरे का पूरा आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है बेटा। एक दफा पिछली स्लाइड में दोबारा देख लेता हूं। और ये वाला जो पार्ट है ये भी आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। बात क्लियर? एक्सेप्टर्स फॉर ओनर बिल्कुल अब नहीं है आपके सिलेबस में। राइट एंड लायबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर फॉर ओनर्स, ये भी सिलेबस में नहीं है आपके। राइट ऑफ एक्सेप्टर्स फॉर ओनर और पेमेंट फॉर ओनर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। ये क्रॉस हो चुका है, खत्म हो गया आपके सिलेबस से। उसके बाद राइट ऑफ पेयर फॉर ओनर, ये भी आपके सिलेबस में से रिमूव हो चुका है बेटा। मतलब ये भी पूरी की पूरी स्लाइड ही आपके खत्म हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं। होल्डर, ये आपके सिलेबस में है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये भी आपके सिलेबस के अंदर है, मतलब ये पूरी स्लाइड में से कोई चीज रिमूव नहीं हुई। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बैरियर इंस्ट्रूमेंट, ये सिलेबस के अंदर है। इसके अंदर बैरियर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर, इसमें से कोई भी चीज रिमूव नहीं की गई। नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट और टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों ही रिमूव हो चुके हैं, ये अब आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको आप क्रॉस कर दे, ये आपने अब नहीं पढ़ना। नेक्स्ट चलते हैं। इन लैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर बेटा है, ये रिमूव नहीं हुआ। ये ज़हन में रखें, ये दो चीजें आपने करनी है, सिलेबस के अंदर इन है। उसके बाद आता है इंडोर्समेंट, ये आपके सिलेबस के अंदर है। निगोशिएशन, ये आपके सिलेबस के अंदर है। मटेरियल अल्टरेशन, ये रिमूव हो चुका है बेटा। 1.8 आर्टिकल्स आपके बुक से रिमूव हो चुका है, इसको आप कट कर दे, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अल्टरेशन परमिटेड बाय द एक्ट, ये भी पार्ट यहां तक, ये 1.9 से पहले पहले सारा चीजें खत्म है आपकी, इसको आपने नहीं करना। 1.9 पेमेंट इन ड्यू कोर्स आपके सिलेबस के अंदर है, ये रिमूव नहीं हुआ, इसको आपने बेटा करना है, ये भी सारा होगा आपके सिलेबस के अंदर। उसके बाद आता है प्रोमिस, जी एहतशाम बेटा, आपने हैंड रेज किया था एहतशाम।
जी आतिफ नहीं। जी आतिफ। जी सर, आवाज आ रही है मेरी सर? जी बेटा आ रही है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा पीछे से दोबारा बताएंगे, जहाँ से आपने ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट खत्म हो चुका है, उसके बाद जो था ना मैं वो अभी मेच्योरिटी वाला तो पहले ही खत्म करवा चुके हैं। जी जी, ये असल में जो पहले खत्म करवा के हमने स्लाइड शेयर की थी ना, ऑलरेडी आपको सिलेबस कम करके एक स्लाइड दी गई थी, पीडीएफ फाइल जी शेयर हुई थी। ये उस जी सर, पीडीएफ फाइल में से जो और मजीद चीजें रिमूव हुई है हम उसको लेकर चल रहे हैं। जो ऑलरेडी ठीक हो रिमूव हो गया। चुकी है, जो आपको हमने बता दिया, हमने उसको नहीं लिया। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। ठीक है। तो यानी कि इसके बाद ये रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग मेच्योरिटी ये भी पहले ही खत्म हो चुका था। हम जी इसके बाद सीधे आए थे ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये भी खत्म हो गया है। नहीं नहीं, इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट दोनों है। दोनों टॉपिक हैं, ठीक जी, है। और ये इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट ये क्या है बताने, ये डिमांड कोर्ट। इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट रिमूव हो गए। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों है। उसके आगे सर इंडोर्समेंट भी। ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बाद है शायद, ये पुरानी बुक में इन कोर्ट इंस्ट्रूमेंट कहूंगा इसे, ये पता नहीं वर्ड मुझसे सही नहीं जा आपने रहा। वो भी खत्म हो चुका है, इंडोर्समेंट से पहले ठीक है, तक का खत्म है। असल में आपने ठीक जो हो गया। ऑलरेडी हमने चीजें रिमूव करवाई थी ना पहले, आपने जी उनको सर, रिमूव नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जी बिल्कुल सर, इसीलिए आ रहा था, कुछ रिमूव हो गई थी, फिर वो जल्दी आगे जा रहे थे ना, तो वो जी, बीच में मुझसे रिमूव इसके नहीं बाद हुई। जो आज वाली फाइनलाइज है ना कॉपी, जिसके अंदर जो पहले वाला रिमूव था वो भी कर दिया, और न्यू रिमूव करने के बाद पीडीएफ आपको शेयर कर दी है। जिनको ठीक पहले हो का गया नहीं सर, पता वो उस पीडीएफ को देख के ईच एंड एवरीथिंग अपनी बाकी काट दे। ठीक है, ये असल में ठीक हो गया हमने सर, इन स्लाइड्स को पढ़ रहे थे, इसलिए इन स्लाइड को ओपन करके मैं चीजें रिमूव कर रहा हूँ। इससे पहले जो ठीक बुक है, से हमने रिमूव कर चुके हैं, इसलिए उसको मैं अब दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ। क्लियर? ठीक हो गया सर, जी जी सर, ठीक है। कुरुतलैन। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर ये काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट जो पहला पीडीएफ था ना, उसके अकॉर्डिंग ये भी एक्सक्लूड था, तो अब जो आपने मतलब ये जो आप बता रहे हैं उसमें देख के बता दें कि ये एक्सक्लूड है या उसमें इंक्लूड होगा। देखिए देखिए, ये अभी मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ। इंडोर्समेंट के अंदर 1.6 आ रहा है, ये आपके सामने ओपन जी, हुई है। ठीक है, इसके बाद काइंड्स इससे आया कहीं? नेक्स्ट काइंड्स आया कहीं? नहीं। तो इसका मतलब क्या वो है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो हम चीजें ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके हैं ना, हम उसको डिस्कस में, वो एक्सक्लूडेड ठीक, है। ये उसके अलावा जो एडिशनल एक्सक्लूडेड चीजें हम उनको डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। जो Okay. पहली आई कैप का एग्जामिनेशन गाइडलाइन आई थी, उसके मुताबिक जो चीजें एक्सक्लूड थे वो सर जिशान ने आपको बता दिया था, वो चीजें एक्सक्लूड है, वो दोबारा सिलेबस में ऐड नहीं होनी। लेकिन 3 जुलाई को दोबारा एक नई गाइडलाइन आई, जिसके अंदर कुछ एडिशनल चीजों को और एक्सक्लूड किया गया। हम उन एडिशनल चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। इंडोर्समेंट को हमने देख लिया, नेगोशिएशन को देख लिया, हमने कहा मटेरियल अल्टरेशन खत्म हो चुकी है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स खत्म हो चुका है। कुर्तलैन में लेता हूं अभी आपका क्वेश्चन, मटेरियल अल्टरेशन खत्म हो चुकी है, उसके बाद पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। जी मुआज बेटा। सर ये जो आज आपने 18 चैप्टर की स्लाइड शेयर की है सर, अगर हम इसी को फोटोकॉपी करा बिल्कुल के यही इधर से यही पढ़ लें। करवानी है, यही करवानी है, यही आपने पढ़नी है। असल में सिर्फ पढ़ने का मकसद, आपने से इसमें से कुछ चीजें पढ़ ली थी, वो एक दफा जी आपको रिमूव स्पेसिफिकली करवाने का मकसद ये था कि आपको ये और ये पढ़ी हुई चीज या सिर्फ ये करनी, आपने कंफ्यूजन में रहना था हम कौन सी करें, मतलब कौन अब सी ना करें। उसमें उसमें वो चीजें इंक्लूड नहीं है जो अब आपने स्लाइड शेयर की है, उसी जी को जी, तैयार करना है। सिर्फ उसी को और जो जो हमने लास्ट में आपको स्लाइड शेयर किया, आपने जस्ट उसी स्लाइड का प्रिंट निकालना है जो आज शेयर हुई है। ठीक जी है, जी। और उसी को तैयार करना है आपने। ठीक है, और सर मैंने एक और चीज पूछनी थी कि हम लोगों को एक आपने ये मतलब चैप्टर नंबर 1 सर ने कराया था, उसका उन्होंने ना सप्लीमेंट दिया, हमने आपने सप्लीमेंट से सिर्फ, तैयार करना हाँ है। बिल्कुल सप्लीमेंट से तैयार करना है। जो चैप्टर 1 बुक के अंदर है वो एप्लीकेबल नहीं है, जो चैप्टर नंबर 1 सप्लीमेंट के अंदर है सिर्फ चैप्टर 1 की, वो हमने तैयार करना है। ठीक है, ठीक है। और और सर वो जो आपने सप्लीमेंट के अंदर उसके अलावा अगर कोई और चैप्टर दिए गए हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ वो थे, वो और चैप्टर जो दिए गए वो इन एडिशनल टू बुक्स है। मतलब जो बुक्स के ठीक अंदर है जिस तरह उसके अंदर चैप्टर 19 का सप्लीमेंट है, तो चैप्टर बिल्कुल 19 भी सर। करेंगे, उसका सप्लीमेंट भी करेंगे। लेकिन ठीक चैप्टर है 1 के लिए सिर्फ चैप्टर 1 आपने सप्लीमेंट से करना, बुक से नहीं करना। ठीक सर। सर मैंने ये पूछना था आपसे कि ये जो सी लॉ के जो चीजें कट हुई हैं सर, आप काइंडली वो भी दोबारा एक ऐसा लेक्चर होल्ड कर लें जिसमें आप बता दें। हाँ वो भी होल्ड हो जाएगा, आपको सीला का भी एक दफा पूरा बुक से एक दफा आपको चीजें जो एक्सक्लूड होगी है सिलेबस से, वो आपको हाईलाइट करवा देंगे। ठीक है,
ठीक है सर। जी आकिब शाहिद। सर ये आर्टिकल 1.5 सर इसमें आपने वो एक्सक्लूड करवाया सर, जो स्लाइड भेजी है इसमें तो है 1.5 1.5 स्लाइड के अंदर है 1.5। जी सर। 1.5 का नाम क्या है बेटा? सर अमाउंट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अमाउंट नहीं, ये आपके सिलेबस से निकलेगा, इसको मैं देख लेता हूँ अभी, स्लाइड एक दफा चेक कर लेता हूँ, वो नहीं है 1.5। सर जो आपने कहा पेमेंट इन ड्यू ग्रुप कोर्स में निकला हुआ है सर, इस स्लाइड में ये भी है, कंफर्म कर दें वो है कि नहीं पेमेंट इन ड्यू ग्रुप। मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके मैं कुछ और बताने लगा था मुझे। आगे सर ज़िशान क्लास करेंगे, और जो आप जो पीडीएफ फाइल के बारे में कह रहे हैं उसको देख के अभी मैं अपडेट करके दोबारा एक दफ़ा उसको कंफर्म करके मैं खुद शेयर करता हूँ, उसके अगर जो चेंजिंग है उसको फाइनलाइज कर देता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, उठा लो इसको यहाँ से। जी आकिब शाहिद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो मैंने पूछ जी बताएं। सर वो पूछ लिया था, वही कहना था कि सर जो रिमूव किया है उसकी स्लाइड भेज। चले ठीक हो गया। ओके ओके। अभी अगर किसी का जो कल की जो ये अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर उसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मतलब पूछ सकता है, अदरवाइज हम बात को आगे लेके चलना पसंद करूंगा ताकि हम इसको एंडिंग की तरफ लेकर आए। ठीक है। पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से जो हमने कल बात पढ़ी थी, ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, आगे चलिएगा। और ये उन्होंने पहले डिलीशन में नहीं थी सेक्शन, बल्कि हमारे पास सिलेबस में थे। अब ये भी सेक्शंस की डिलीशन जो है वो कल की डेट में क्लियर हो गई है। नहीं हो, हमने चीज एक पढ़ ली, होल्डर पढ़ ली, आगे चलते जाएंगे, हो गया टाइप्स ऑफ, आगे चले। अब ये तो सब कुछ हो गया, एंडोर्समेंट हो गई, मटेरियल अल्टरेशन हमने आज पढ़नी थी, मटेरियल अल्टरेशन उन्होंने डिलीट कर दी, बच गई, तो हमें कल पढ़ना पड़ जाना था इसके ऊपर। आगे चलते हैं जनाब। पीछे एक मटेरियल अल्टरेशन के बाद क्या छोटा सा आर्टिकल को नजर आ रहा है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये उन्होंने डिलीट नहीं की, भूल गए पेमेंट इन ड्यू कोर्स डिलीट करना, बट एनी हो, चूंकि डिलीट नहीं की तो हमारा पेमेंट इन ड्यू कोर्स का जो आर्टिकल है ये हमारा पेंडिंग में है। आगे चलते हैं। मैं अभी पेमेंट ड्यू कोर्स के बजाय प्रॉमिसरी नोट ये सब आगे चले। मैं चेक का क्रॉसिंग ऑफ चेक पढ़ाना चाहता हूँ, वो मेजर आर्टिकल है। और ये चेक के अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है ये हमने आज डिस्कस करके चलना है। वो दूसरा किधर है लिखने वाला, क्यूम साहब? क्रॉसिंग ऑफ चेक किसे कहते हैं जी? क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है वो हमारे पास एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ चेक से रिलेट करके चलती है। और क्रॉसिंग ऑफ चेक अदर देन चेक, किसी और चीज के ऊपर क्रॉसिंग नहीं होती। सिर्फ हम क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब है हम सिर्फ चेक को क्रॉस कर सकते हैं, और ना ही आप इसको प्रॉमिसरी नोट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही आप इसको बिल ऑफ एक्सचेंज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है क्रॉसिंग ऑफ चेक? बड़ा ही आसान सा बात है। किसी भी चेक के ऊपर अगर उसके फेस के ऊपर हम दो ट्रांसवर्स लाइंस लगा दें, दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस। क्या मतलब? अगर सपोज करें ये आपका चेक है और इसके ऊपर मैं यूं दो लाइंस लगा दूं, दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस लगा दूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उस चेक को क्रॉस कर दिया है। अच्छा जी, अब अगर ये क्रॉसिंग ऑफ चेक के ऊपर अगर आपने चेक को क्रॉस कर दिया है तो फिर इसका हमें फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये होगा कि अब जो आपका बैंकर है वो उस चेक की काउंटर पर कैश पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि अब वो पे करने के लिए तरीकाकार ये होगा, द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग इज टू डायरेक्ट द बैंकर टू पे द अमाउंट ऑफ चेक ओनली टू द बैंकर। कि तुमने जो भी शख्स तुम्हारे पास ये चेक लेकर आएगा तो तुम बैंकर हो, तुम उस दूसरे शख्स के बैंकर को ही पेमेंट दे सकते हो, उस पार्टी को तुम कैश ऑन दी काउंटर नहीं दे सकते। नॉर्मली तौर के ऊपर ये काम क्यों किया जाता है? ताकि हम जिसने पेमेंट हासिल की है उसको ट्रेस कर सकें। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये चेक जिसको मैंने क्रॉस लिख दिया हुआ है, अगर मैंने यहां पर सपोज करें ज़िशान लिखा होता और ये क्रॉस ना किया होता, तो मैं जब ये चेक लेके जाता तो मुझसे वो पूछते, चूंकि ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया हुआ था, पूछते कि जनाब आप ज़िशान हैं? जी मैं ज़िशान हूं। अपना आईडी कार्ड दिखाएं, मैं उनको आईडी कार्ड दिखाता और वो मुझे काउंटर पर कैश दे देते। लेकिन अगर इसके ऊपर क्रॉस किया हुआ है, दो ट्रांसफर लाइंस दिखी हुई हैं, तो अब वो मुझे काउंटर पे कैश नहीं देंगे, वो कहेंगे कि जनाब ये कैश
जो का चेक, जो आपके पास जो चेक मौजूद है, ये सिर्फ आपका बैंकर कलेक्ट कर सकता है। अच्छा, बैंकर का मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा बैंकर कलेक्ट करे। अगर मेरा उसी बैंक में अकाउंट है तो मैं उन्हें कहूंगा कि जनाब ये जो चेक था, ये मैं अज्यूम करता हूं हमीद का चेक था, ठीक है, ये हमीद के साइन हुए में, मैं ये कहूंगा कि जनाब मेरा आप ही की ब्रांच में मेरा अकाउंट है, तो आप ये पैसे हमीद के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो बेसिकली तौर के ऊपर एच के अकाउंट से पैसे जेड के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, चाहे उस जेड का बैंकर वही बैंकर खुद क्यों ना हो या कोई दूसरा बैंक ना हो। यानी कि अगर मुझे किसी का अल्फला का चेक मिलता है तो मेरा अकाउंट अगर अल्फला में है तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि मेरे अल्फला के अकाउंट में इस एच का जो पैसे पड़े हुए हैं अल्फला के अकाउंट में, वो वहां से उठा के जेड के अल्फला के अकाउंट में ले आए, और मैंने अगर पैसे निकलवाने हैं तो मैं अपने अकाउंट से वो पैसे निकलवाऊंगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉम एच टू जेड गई, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉम एच टू जेड गई और बैंकर टू बैंकर गई, हम 5 साल बाद भी जाके अगर देखना चाहें कि पैसे कैसे ट्रांसफर हुए थे तो बैंकर बता देगा कि एच के अकाउंट से पैसे जेड के अकाउंट में गए थे और हमारा मनी ट्रेल हमारे पास रहेगा। अच्छा, अगर मेरा अल्फला में अकाउंट नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, मैं ये चेक जो होगा वो अपने यूबीएल बैंकर को दे दूंगा। यूबीएल वो जो चेक है वो अल्फला को भेजेगा कि जिशान मेरा कस्टमर है और मेरे पास अकाउंट ऑपरेट करता है, आपका ये चेक जो है एच का जो आपका अकाउंट होल्डर है वो हमारे पास आया है, आप ये पैसे यूबीएल में हमें ट्रांसफर करें और यूबीएल वो पैसे जो है वो जिशान के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि इस चेक के अगेंस्ट पैसे जिशान डायरेक्ट लेने का हक नहीं रखता, बल्कि ये पेमेंट बैंकर टू बैंकर ली जाती है। ये वो चीज है जिसको हम कहते हैं कि हमने चेक को क्या किया, हमने चेक को क्रॉस कर दिया। सो क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है, क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब यह है कि किसी भी चेक के ऊपर अगर हम 2 ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस उसके लेफ्ट कॉर्नर में लगा दें तो वो चेक क्रॉस हो जाता है, और क्रॉसिंग के बाद वो शख्स खुद काउंटर से कैश नहीं ले सकता। यहां तक कि अगर एक बेरर इंस्ट्रूमेंट भी होता, यानी कि ये एक बेरर चेक है, यहां पर मैंने यहां पर नाम किसी का नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ओपन चेक है, और यहां पर हमीद ने साइन अपने किए हुए हैं। अगर ये कयूम लेके जाएगा तो कयूम को पैसे मिल जाएंगे, जिशान लेके जाएगा तो जिशान को पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बेरर है, तो वो मुझसे मेरा आईडी कार्ड मांगने का हक नहीं रखते। इवन अगर मैं बेरर चेक के ऊपर भी 2 लाइनें लगा दूं तो इसका मतलब वो भी ये कहेंगे कि भाई जिसके भी अकाउंट में तुमने ये चेक जमा कराना है करवा दो, लेकिन हम तुम्हें काउंटर पर कैश नहीं दे सकते, ये पैसे जिसका भी नाम यहां पे लिखना है लिख लो, जिसको भी ये चेक जमा करवाना है वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा ले, हम इस चेक के पैसे सिर्फ और सिर्फ उस शख्स के बैंकर को दे सकते हैं। सो चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट बेरर हो या कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर हो, अगर उसके ऊपर 2 ट्रांसफर्स लाइन लग जाएं तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट की जो कैशमेंट है वो काउंटर पे नहीं होगी, बल्कि बैंकर को वो पैसे आपके बैंकर को देने पड़ेंगे, और वो आपका बैंकर उस पैसों को आपके अकाउंट में रखेगा और आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवाएंगे। ये है जनरल कॉन्सेप्ट फॉर द क्रॉसिंग ऑफ चेक। लेकिन क्रॉसिंग की कुछ किस्में हैं जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्रॉसिंग की टेक्निकली स्पीकिंग तो 2 किस्में हैं जो लॉ ने डिफाइन की है, एक सेक्शन 123 में और एक सेक्शन 124 में, लेकिन इसकी एक तीसरी किस्म भी आएगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली क्रॉसिंग की किस्म है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या होती है, जनरल क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि आप सिंपल, जो मैंने भी आपको बताया, 2 लाइनें लगा देंगे, उसके अंदर आप बेशक एंड कंपनी लिख दें या दूसरी एंड कंपनी लिख दें, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जनाब बैंकर ही इस पैसे को कलेक्ट करने का हक रखता है और आपने काउंटर पर कैश नहीं देना। लेकिन अगर हम जनरल क्रॉसिंग के साथ स्पेशल क्रॉसिंग को पढ़ें तो इसके अंदर एक और हमारे सामने एक कह लें कि रिस्ट्रिक्शन लग गई। हमने अगर अपने पास स्पेशल क्रॉसिंग करनी है तो जिस तरह हम क्या करते हैं, बैंक का नाम लिख देते हैं, उसमें चाहे आप ये 2 लाइनें लगाएं या ना लगाएं, दोनों ओके हैं। इसका मतलब यह है कि एक तो हमने कहा कि चूंकि हमने 2 लाइनें लगा दी या नहीं भी लगाई तो इसका मतलब जब आपने बैंकर का नाम रख दिया तो ये स्पेशल क्रॉसिंग हो गई। अब यहां पर शर्त क्या आ गई, एक तो आपको काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा, और दूसरा
आप इसको किसी भी दूसरे बैंक में जमा नहीं करा सकते। जिस बैंक का नाम हमने आपको लिख कर दिया है, ये चेक सिर्फ और सिर्फ उसी बैंकर को अलाउ है, सिर्फ वही आपका ये जो चेक है ये कैश कर सकता है। हम जब सेल टैक्स की बात करते हैं तो सेल टैक्स के अंदर गवर्नमेंट आपसे कहती है कि अपना एक अकाउंट जो है वो हमें आप नॉमिनेट कर दें। हम गवर्नमेंट को अपना एक अकाउंट नॉमिनेट कर देते हैं और वो जो हमारा अकाउंट होता है, गवर्नमेंट उस अकाउंट को यहां पर यूबीएल लिखकर उस अकाउंट नंबर के साथ मेंशन करके वो चेक भेजती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहां पर नाम भी लिखा होता है, से मैं कहता हूं जी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, हमारा यहां पर नाम भी लिखा होता है। मैं इस चेक को अपने किसी और अकाउंट में जमा नहीं करा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ना सिर्फ जनरल क्रॉस किया है बल्कि स्पेशल क्रॉस भी किया हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में ही जमा करा सकता हूं जिसके नाम के अगेंस्ट, जिस बैंकर के नाम को यहां पर स्पेशल क्रॉस किया गया है। मैंने आपको एग्जांपल गवर्नमेंट के सेल टैक्स चेक्स की दे दी, वहां पर चेक्स इसी तरह आते हैं। लेकिन जेनेरिकली स्पीकिंग जनरल क्रॉसिंग के अंदर हमारी क्या शर्त है? जनरल क्रॉसिंग में आपको काउंटर पर कैश नहीं मिलेगा, आपके बैंकर को कैश मिलेगा। कौन है वो बैंकर, ये आपका डिसीजन है। और अगर मैं बैंकर को भी रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मैं बैंकर का भी नाम मेंशन कर दूं, तो अब ये जनरल क्रॉसिंग नहीं है बल्कि स्पेशल क्रॉसिंग है। अब आपको काउंटर पे कैश नहीं मिलेगा और जिसका नाम हमने बैंकर के तौर के ऊपर वहां पे लिखा है, सिर्फ और सिर्फ उस बैंकर के पास ही राइट है कि आप अपना अकाउंट उस बैंक में खुलवाएं और उस बैंक में अकाउंट खुलवा के जिसका नाम बैंकर का लिखा हुआ है वहां से पैसे मेरे अकाउंट से लें। वो बैंकर जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है वो आपके पैसे मेरे अकाउंट से कलेक्ट करेगा और फिर वो पैसे आपको देगा। स्पेशल क्रॉसिंग में 2 लाइनें लगाएं या ना लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक तीसरी क्रॉसिंग भी है जिसको हम सेक्शन 123A के तहत लेके चलते हैं, उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब यह होता है कि इसके लफ्ज हम आगे यहां पर किसी शख्स का जो नाम है उस नाम के साथ वर्ड्स अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं। जब हम उस शख्स के नाम के साथ अकाउंट पेई या अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं तो अब इसका मतलब कुछ और हो गया। अब यहां पर आप इस इंस्ट्रूमेंट को किसी के नाम पर इंडोर्स नहीं कर सकते। अब ये चेक आपको जिशान आबद का अगर नाम लिखा, जिस तरह मैंने पहले यहां पर बात कही थी, मैंने यहां पर आपसे बात कही थी, ये इंस्ट्रूमेंट था, इस इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जिशान के नाम पर ही मूव किया जाएगा। ये नॉर्मल मेरी क्रॉसिंग थी। अगर इस क्रॉसिंग के अंदर मैं अकाउंट पेई लिख दूं तो अब जिशान ये चेक किसी और को आगे कलेक्शन के लिए नहीं दे सकता और अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग गई। एक तो आपने जिशान को कह दिया कि वो काउंटर पर कैश नहीं ले सकता, उसको पैसे क्रॉस मिलेंगे, और दूसरा आपने बाइंड कर दिया कि इस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिसका नाम आपने यहां पर लिखा हुआ है चेक के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ उसी पेई को मिल सकते हैं, वो किसी और के नाम के ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट को आगे लेकर नहीं जा सकता। अच्छा जनाब, ये हमारे पास 3 किस्म की क्रॉसिंग्स आ गई। मैं फिर तीनों क्रॉसिंग्स को शेयर करता हूं। जनरल क्रॉसिंग एक ऐसा चेक जिसके ऊपर आपने 2 ट्रांसफर्स लाइंस लगा दी, उसमें आपने एंड कंपनी लिखा या ना लिखा, इसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। और जब किसी चेक को जनरली क्रॉस कर दिया जाए तो ये काउंटर पे कैश नहीं होता, सिर्फ बैंकर इसका कैश ले सकता है। स्पेशल क्रॉसिंग एक ऐसा, मुझे बात को पूरा करने दें, शायद आपको सवाल का जवाब आ जाए। स्पेशल क्रॉसिंग एक ऐसी क्रॉसिंग होती है जिसके अंदर हम बैंकर का नाम लिख देते हैं। अब ना सिर्फ आपको कैश नहीं मिलेगा, लेकिन जिस बैंकर का नाम लिखा हुआ है सिर्फ वही आपके बिहाफ के ऊपर उस कैश को रिकवर करने का हक रखता है। तीसरी हमारी क्रॉसिंग रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती है। यहां पर हम अकाउंट पेई और अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं। द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ पेई। जो हमारा पेई है सिर्फ उसी के अकाउंट के अंदर हम इस चेक को ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी बात कंप्लीट करने दें, मैं फिर आपको क्वेश्चन का मौका दूंगा। चौथी किस्म की एक हमारे पास और क्रॉसिंग है जो कि सेक्शन 131 में आई, जिसको कहते हैं नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का मतलब यह होता है कि इसके अंदर द अफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल ऑन द क्रॉस चेक, हम नॉट नेगोशिएबल का वर्ड लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी को कोई टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं तो चाहे वो शख्स होल्डर हो या होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, जो टाइटल ए से बी को ट्रांसफर किया जाएगा, अगर
ए का टाइटल डिफेक्टिव था तो फिर बी का टाइटल भी डिफेक्टिव ही रहेगा। यू कैन नॉट ट्रांसफर अ टाइटल बेटर देन द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग। तो नॉट नेगोशिएबल का मतलब बाकी तो वही है, चेक क्रॉस होगा, काउंटर पे कैश नहीं होगा, बल्कि आपको उसको बैंकर के थ्रू लेना पड़ेगा। अगर बैंकर का नाम बीच में लिख दिया तो बैंक भी वही होना चाहिए। लेकिन नॉट नेगोशिएबल से आपको एक चेंज आ गई, और वो चेंज ये आई कि अब पिछले शख्स का जो टाइटल है वो अगर डिफेक्टिव है, अगला शख्स चाहे होल्डर इन ड्यू कोर्स भी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी उसका टाइटल बेटर नहीं होगा। The addition of the words not negotiable does not restrict the further transferability of the check. It only takes away the main feature of negotiability. और वो क्या था? Transferability free from defects. Therefore, a holder with a defective title cannot give a good title to the subsequent holder. The object of crossing a check not negotiable is to afford protection or to the drawer या holder of the check against miscarriage or dishonesty in course of transit by making it difficult for the check so crossed cash until it reaches the destination. Not negotiable का मतलब ये होता है कि हम चूंकि समझते हैं कि मैंने चेक को नॉट नेगोशिएबल करके फॉरवर्ड किया है, मेरा टाइटल ओके है, अगर बीच में कोई चोर आ जाता है और वो मेरा चेक जो है वो किसी और को आगे देगा, तो चोर का टाइटल चूंकि चोर का है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट अगर किसी और शख्स के पास चला भी जाए, इन गुड फेथ भी चला जाए, तो चूंकि उसका टाइटल चोर के टाइटल से बेटर नहीं होगा, यानी कि वो भी चोर ही कहलाया जाएगा, तो अब मैं जब अपनी वो चोरी या उस शख्स को लोकेट कर लूंगा, तो मैं अपने पैसे उस शख्स से या जिस शख्स ने पैसे क्रेडिट करवाए हैं उनसे लेने का हक रखता हूंगा। अगर नॉट नेगोशिएबल नहीं रखा और वो चेक मेरा चोरी होकर चोर के पास चला गया, चोर ने इन गुड फेथ, चोर से किसी शख्स ने इन गुड फेथ फॉर सम कंसिडरेशन एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स वो चेक ले लिया और उसने वो चेक कैश करवा लिया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स चूंकि अब होल्डर इन ड्यू कोर्स है और उस पे वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखे हुए थे, उसका टाइटल तो क्लीन हो गया, तो मैं उससे तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जब मैंने नॉट नेगोशिएबल का वर्ड लिख दिया, तो अब अगर वो शख्स के पास चेक चोर के थ्रू आया है, तो उस शख्स का टाइटल उस चोर से बेहतर नहीं हो सकता। ये हमारा क्रॉसिंग ऑफ चेक का चौथी बात थी। लास्ट बात, और फिर मैं क्वेश्चंस दूंगा। अगर हमारा चेक अनक्रॉस हो तो हम उसको खुद से क्रॉस कर सकते हैं, चाहे हम उसको जनरली क्रॉस कर लें या स्पेशली क्रॉस कर लें। अगर हमारा चेक जनरली क्रॉस है तो बैंकर का नाम डालने से हम उसको स्पेशली क्रॉस कर सकते हैं। जहां पर हमारा चेक जनरली या स्पेशली क्रॉस है तो हम उसके साथ वर्ड नॉट नेगोशिएबल लिखकर उसको हम नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारा चेक स्पेशली क्रॉस है तो जो इसका मतलब बैंकर का नाम लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा स्पेशली क्रॉस चेक जो है उसको किसी और बैंकर के ऊपर क्रॉस करने का हक सिर्फ बैंकर को होता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि सपोज करें मैंने चेक दिया अल-फलाह का, और वो चेक किसको दिया? नेशनल बैंक को। नेशनल बैंक की कोई ब्रांच नहीं है जिसने अल-फलाह से पैसे लेने हैं, वहां पर यूबीएल की ब्रांच है। नेशनल बैंक का यूबीएल से एग्रीमेंट है, नेशनल बैंक ने उसको यूबीएल को क्रॉस किया और यूबीएल ने उसके पैसे अल-फलाह से मांग लिए। हाँ, अगर आपका स्पेशली तौर के ऊपर अगर एक स्पेशल क्रॉसिंग हुई हुई है तो बैंकर दूसरे बैंकर के ऊपर कि उसको वो अपना एजेंट बना दे कि तुम जाओ जाके अल-फलाह से पैसे ले लो, ये क्रॉसिंग करने का हक सिर्फ बैंकर को है। ये पार्टी इस तरह की क्रॉसिंग नहीं कर सकती, ये क्रॉसिंग पार्टी के पास अवेलेबल नहीं है। जनाब, आपके हाथ खड़े हो रहे थे, अब चूंकि ये हमारा इतना आर्टिकल कंप्लीट होता है तो मैं क्वेश्चंस देना चाहूंगा। जनाब बताइएगा जी किसका क्वेश्चन है? लेट्स गो विद द क्वेश्चन। लुकमान सादी का क्वेश्चन है जी, पूछिएगा जी लुकमान साहब क्या पूछना चाहते हैं। शोर कम करें, मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, फिर बोलिएगा। हमने चैप्टर के साथ में पढ़ा था कि अकाउंट पे चेक है वो हम स्टिल भी नेगोशिएटेड हो सकता है। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, फिर बोलिएगा। आवाज आ रही? गूंज आ रही है लेकिन नहीं आप बोले, मैं कोशिश करता हूँ। आपकी आवाज पीछे गूंज बहुत है, शोर है, इसलिए समझ नहीं आ रही। बोलिएगा बेटा। हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि अकाउंट पे ओनली जो चेक है वो स्टिल नेगोशिएट कर सकते हैं। अकाउंट्स पे का चेक हम नेगोशिएट कर सकते हैं।
जी सर, हमने मैंने chapter मैंने के मैं, start में मैं, पढ़ा। मैं, मैंने तो नहीं कहा कि नहीं कर सकते। मैंने कहा अगर उसमें वर्ड, मैंने कहा अगर उसके अंदर हमने वर्ड लिख दिया अकाउंट्स पे ओनली, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, सिर्फ वो एक कंडीशन है जहां पर हम उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते। जनरल क्रॉसिंग में भी कर सकते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग में भी कर सकते हैं, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में भी कर सकते हैं, सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में नहीं कर सकते। मैंने ये कहा आपको। सर वो अकाउंट पे ओनली लिखेंगे फिर भी होगा ना? हाँ, अकाउंट पे ओनली लिखे फिर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब लेकिन ये है कि चार, क्योंकि वहां पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि आप फर्दर ठीक है इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, आप इसको फर्दर किसी और को, क्योंकि हमने उसमें अकाउंट्स पे ही ओनली लिख दिया है। सर, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, सेकंड पेज है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोच एट अकाउंट पे ओनली कैन स्टिल बी नेगोशिएटेड फर्दर बेटा वो कैन स्टिल बी नेगोशिएटेड फर्दर बाय हुम, बाय बैंकर। बैंकर बाय अ बैंकर। सिर्फ बैंकर उसको आगे नेगोशिएट कर सकता है, बैंकर उसको फर्दर क्रॉस कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जरा पीछे आइएगा, मैं इसको इस एरिया को दोबारा एक स्लाइड पीछे आइएगा। ये देखिएगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द अमाउंट कलेक्टेड ऑन अ चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मकसद ये है कि सिर्फ उसी शख्स के अकाउंट में पैसे जाएंगे और ये फर्दर आगे नहीं मूव कर सकता। मैंने इसलिए आपको उस वक्त बात ये नहीं करवाई थी, अब आगे आइएगा, कि मैंने आपको ये वाला पैरा यहां पे पढ़ा दिया, जहां पर कोई चेक इस तरह का आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बैंकर उस अकाउंट पे के चेक को अपने किसी एजेंट के थ्रू देकर उसको फर्दर आगे क्रॉस कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। क्लियर? अच्छा, ये किसी और का भी क्वेश्चन है जी? किसी ने भी हाथ खड़ा किया था, अब खत्म हो गया। लुकमान सादी, अगर आपका क्वेश्चन हो गया बेटा रेज हैंड खत्म कर दें। अच्छा जनाब, चलें जी, बात खत्म हो गई। सो क्रॉसिंग ऑफ चेक का ये आर्टिकल बड़ा अहम है। ये चारों किस्म की क्रॉसिंग्स कौन कौन सी होती हैं? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग एंड नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। और इसी तरह पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन आ चुका है कि क्रॉसिंग ऑफ चेक जो है, क्रॉसिंग ऑफ चेक, वो क्रॉसिंग ऑफ चेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा शख्स चेक को क्रॉस कर सकता है। तो ये सेक्शन 125 जो मैंने अभी आपको ये चारों बातें पढ़ाई कि अनक्रॉस चेक को होल्डर चाहे तो जनरली और स्पेशली क्रॉस कर दे, जनरल क्रॉस को स्पेशली क्रॉस कर दें, जनरल या स्पेशल क्रॉस को नॉट नेगोशिएबल कर दें, और स्पेशल क्रॉसिंग के चेक को बैंकर किसी दूसरे बैंकर को एज एन एजेंट दे सकता है कि उसके बिहाफ पर उसकी कलेक्शन कर ले। तो बेटा ये पेपर के लिए बहुत दफा ये बात आ चुकी हुई है। अब पीछे आइएगा, हम जो पीछे से अपना एक आर्टिकल छोड़ के आए हैं। अच्छा, इसके आगे एक मिनट जरा अगला आर्टिकल में देखना चाह रहा हूँ वो क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ बैंकर्स, और प्रोटेक्शन के बाद आगे चलिएगा राइट ऑफ होल्डर्स की बात की हुई है, सर्कमस्टेंस जहां बैंकर मे रिफ्यूज, और आगे और अच्छा, ये क्रॉसिंग के ऊपर बात है। असल में ये आर्टिकल इनको डिलीट करने थे, ये इन्होंने आर्टिकल डिलीट नहीं किए, जो नहीं डिलीट करने थे वो इन्होंने डिलीट कर दिए हैं। कैसे भाई कैप के साथ भी लड़ना पड़ने वाली बात है। खैर एनी हो, पीछे आइएगा जनाब। टाइम आवाज, किसी का क्वेश्चन है? देखिएगा उमर साहब ने हाथ खड़ा किया हुआ है। उमर साहब, उमर साहब, मोहम्मद उमर साहब। अनम्यूट नहीं किया हुआ था जी उमर। सर, ये चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा हो तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी नेगोशिएट नहीं हो सकता? बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स, मैं आप एक बात को समझने की कोशिश करें, मैंने नेगोशिएशन नहीं रोकी। मैंने कतई नहीं कहा कि जब नॉट नेगोशिएबल का वर्ड लिखा हो तो ये आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता। मैंने कहा है एक दफा भी ये वाली बात।
उमर पिक नहीं की। मैंने कतन नहीं कहा, मैंने कहा है बिल्कुल नेगोशिएट हो सकता है, मैंने बड़ी क्लैरिटी से बताया है नेगोशिएट हो सकता है। बल्कि किसी ने दोबारा सवाल पूछा, मैंने फिर बताया कि नॉट रिस्ट्रिक्टिव, जो आपकी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है सिर्फ वहां पर आगे नेगोशिएट नहीं होता, बाकी हर तीनों की तीनों क्रॉसिंग में नेगोशिएट हो सकता है। मैंने क्या बात कही है, मैंने कहा है जब नॉट नेगोशिएबल का वर्ड लिखा हुआ होगा तो जिसको भी आप आगे नेगोशिएट करेंगे उस शख्स का टाइटल अगले शख्स का टाइटल जो होगा उससे बेहतर नहीं होगा। यानी कि अगर पिछला शख्स चोर है और उसने होल्डर इन ड्यू कोर्स को भी वो चेक दे दिया, उस पर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है, तो अगला शख्स भी चोर ही के टाइटल में उस इंस्ट्रूमेंट को लेगा। उसका टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स होने से तमाम गुनाहों और बीमारियों से मुबर्रा नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्लियर सर। सर दूसरा पॉइंट है कि अकाउंट पे ओनली अगर लिखा हो तो फिर वो और रिस्ट्रिक्टिव सर क्रॉसिंग है, फिर वो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है और उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता। जी क्वेश्चन पूछें। लेकिन सर आपने बताया था कि बैंकर को नेगोशिएट फिर भी कर सकता है। जी मैं अभी भी इसी बात के ऊपर कायम हूं कि बैंकर कर सकता है। कोई लड़ाई है इसके ऊपर? नहीं सर, अगर मेरा अकाउंट जो है वो यूबीएल में है तो फिर हाँ। अल्फला को नेगोशिएट करने का क्या मतलब है? मेरा अकाउंट यूबीएल में है तो अल्फला को नेगोशिएट करने में सवाल क्या है, मैं समझा नहीं आपका, फिर से पूछें क्या कहना चाह रहे हैं। सर अकाउंट पे ही ओनली है ना सर, कि मेरा अकाउंट पे ही ओनली कि सिर्फ मुझे सिर्फ पैसे आने हैं, सिर्फ मेरे अकाउंट में ही पैसे आएंगे और मेरा अकाउंट आपने यूबीएल। आपका अकाउंट यूबीएल में चेक मैंने आपको अल्फला का दिया है। ठीक सर। अब आप मुझसे अगर चेक लेने आते हो तो कोई बदमाशी थोड़ी है कि आप कहोगे मेरा अकाउंट यूबीएल में, मुझे यूबीएल का चेक दें। मेरा अकाउंट नहीं है यूबीएल में, तो मैं मेरा अकाउंट अल्फला में है, पैसे लेने हैं अल्फला का चेक ले लो, नहीं लेने तो अपने घर जाओ, मैं यही कहूंगा ना। तो मैंने आपको अल्फला का चेक दे दिया, आप जाकर या तो अल्फला में अकाउंट खुलवाओ या यूबीएल में जाके उस चेक को कहो कि यार ये चेक है अल्फला का, मेरे अकाउंट में लगवा दें और अल्फला से पैसे ले लें। हेलो, वो सर फिर नेगोशिएट होएगा? नेगोशिएट नहीं होएगा। मैंने नेगोशिएट करने की बात नहीं की, मैंने उसमें जो बात कही क्रॉसिंग की बात कही है। मैंने ये कहा है, अभी अगली बात देखो, जब तुम्हारा चूंकि अकाउंट यूबीएल में है और तुम्हारे पास चेक अल्फला का है, अगर यूबीएल और अल्फला का आपस में बिजनेस रिलेशनशिप है या उनकी वहां पर ब्रांच एग्जिस्ट करती है तो यूबीएल वो चेक अल्फला को भेजेगा, अल्फला उसको पेमेंट दे देगा। यहां तक तो कोई मसला नहीं हुआ। यूबीएल ने प्रेजेंट किया, अल्फला ने पेमेंट दे दी। फटा कहां पे हुआ कि यूबीएल का तुम्हारा जो ब्रांच है और जो तुमने अल्फला से पैसे लेने हैं वहां पर यूबीएल की ब्रांच ही नहीं है जिस ब्रांच से तुमने अल्फला के पैसे लेने हैं। तुम्हारे पास जो चेक आया वो आया अल्फला राजनपुर का, तुम्हारा यूबीएल में अकाउंट खुला हुआ है ननकाने का। अब तुमने यूबीएल को कहा कि ये ननकाना यूबीएल को कहा कि अल्फला राजनपुर से चेक कलेक्ट कर लें, वहां से पैसे ले लें। यूबीएल की कोई ब्रांच ही नहीं है राजनपुर में, तो यूबीएल ने फिर क्या करना है, पैसे तो उसने आपके कलेक्ट करने हैं, उसने एक थर्ड बैंक को डालना है बीच में। वो थर्ड बैंक कौन है? नेशनल बैंक है। यूबीएल और नेशनल बैंक की आपस में एक अरेंजमेंट है कि जहां पर मेरी ब्रांच नहीं होगी, मेरे बिहाफ पे तुम मेरा पैसे कलेक्ट कर लिया करना। अब यूबीएल वो चेक नेगोशिएट नहीं करेगा, क्रॉस करेगा। यूबीएल वो चेक क्रॉस करेगा नेशनल बैंक को, नेशनल बैंक जाके कलेक्शन करेगा अल्फला से, इसके पैसे लेगा, पैसे लेके वापस यूबीएल को दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूबीएल ने एक जो बैंकर स्पेसिफिक क्रॉसिंग की हुई थी उसको आगे नेशनल बैंक को क्रॉस कर दिया, अपना राइट तक उसको फॉरवर्ड कर दिया कि तुम चेक तो मेरे पास आया है लेकिन तुम मेरे बिहाफ पे जाओ और बीइंग अ नेशनल बैंक तुम जाके अल्फला से ये पैसे ले लो। इसमें कहीं पर नेगोशिएशन की मैंने बात नहीं की, मैंने क्रॉसिंग की बात की है, टू क्रॉस फर्दर। क्लियर जी? उमर क्लियर? आगे चले जी। अब बुजर आसफ साहब को लीजिएगा, फिर हम पूछेंगे मुआज साहब को क्या समझ आया जी। सर एक चीज नहीं क्लियर हुई कि आपने कहा था कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो ऐसे ही जैसे विकल्प बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स, मैं फिर से क्लियर करने वाली बात नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी है, एक एक्सेप्शन है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा, चाहे पीछे से वो इंस्ट्रूमेंट चोर से भी ले, उसका टाइटल हमेशा डिफेक्ट से पाक होता है, मां सवाए अगर किसी भी चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ हो। इसमें कोई समझने वाली बात मुश्किल क्या है? ठीक है सर, समझ गए, यानी कि वो एक एक्सेप्शन है उसका। एक एक्सेप्शन है नॉट नेगोशिएबल की। तो होल्डर इन ड्यूज को उसको इतनी अकल होनी चाहिए, वो क्यों ले रहा है चेक जिसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है? चेक लेने से पहले बताना चाहिए कि अगर इसके ऊपर नेगोशिएबल नहीं लिखा हो, उसे चाहिए कि वो पहले
कैफ 3 का लेक्चर मुझसे पढ़ के जाए, उसके बगैर अगर वो चेक ले लेगा तो सवारी अपने सामान की बात खुद करे। ठीक है, आगे चले जी। मुआज साहब अब हमें बताएंगे क्या बात समझ में आई। जी मुआज। सर मैंने सिर्फ ये पूछना है कि अब ये जो अभी रिसेंटली स्लाइड शेयर हुई है चैप्टर नंबर 18 की, ये यही तैयार करनी है ना बस? और इस इसमें बात कटिंग वगैरह को तो क्लियर कर लें कि जब आई कैप अपनी कोई फाइनल वर्डिक्ट दे देता है तो इसका मतलब ये है कि पिछली किताब में से कुछ नहीं आना, जो फाइनल वर्डिक्ट दे दिया गया उसमें अगर कोई चीज इंक्लूड है तो वो इंक्लूड है, और जो चीज एक्सक्लूड है वो एक्सक्लूड है। इज इट क्लियर? ठीक है सर। थैंक यू जनाब। यहाँ पर हम बात खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल। मैं कोशिश करूंगा कि हमारा छोटे छोटे आर्टिकल रह गए हैं भाई, बेटा कल पे रख लो क्वेश्चन, अब टाइम ऊपर हो गया, मेरी क्लास अगली है। तो हमारे जो छोटे छोटे आर्टिकल रह गए हैं, हमारा एक पीछे आर्टिकल रहता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का, और एक आगे हमारा रहता है आर्टिकल जो रिलेट करता है बैंकर्स कब रिफ्यूज कर सकते हैं कब नहीं कर सकते। तो ये दो हमारे छोटे छोटे आर्टिकल रह गए हैं, बाकी हमने क्लोज कर लिया। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।